हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे यूनिट 3 दैट इज़ ड्रामा ऑफ पेपर 14B। ठीक है। सो लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस का है ये यूनिट। ड्रामा और थिएटर क्या होता है, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ड्रामा लिखा जाता है एंड उसी ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है कहाँ पर, थिएटर्स में। ठीक है, बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट प्लॉट होते हैं, सेटिंग होती है। नाउ इसमें डार्क कॉमेडी सबसे पहले है हमारे में। तो ये एक ऐसा जॉनरा है डार्क कॉमेडी आपका, जो कंबाइन कर रहा है ह्यूमर को और ट्रेजेडी को। मतलब ह्यूमर तो है ही है, साथ में ट्रेजेडी भी है। अब ये इसलिए लिखे जाते थे इनको, अच्छा आप ब्लैक ह्यूमर भी कहते हो, ठीक है, आप इनको ब्लैक कॉमेडी भी कहते हो, मॉर्बिड ह्यूमर भी कहते हो। ये सारे नेम हैं। क्या नेम है? ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर या मॉर्बिड ह्यूमर। ठीक है, ये कॉइन किया गया था एंड्री ब्रेटॉन के द्वारा इन 1935। उनका वर्क था एक एंथोलॉजी ऑफ ब्लैक ह्यूमर। क्या था? एंथोलॉजी ऑफ ब्लैक ह्यूमर इन 1935 बाय एंड्री ब्रेटॉन। ये चीज़ें लिख लो। अब इसमें क्या क्या बातें होती थी, देखिए आज आप जो डार्क कॉमेडी देख रहे हो ना कि सोशल मीडिया पे जो तुम्हें दिख रही है, ठीक है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत चेंज हो गया है उसमें। अर्लियर जो डार्क कॉमेडी जब इमर्ज हुई थी, तो वो इसलिए इमर्ज हुई थी कि इसमें जो भी आपकी सोसाइटी के बुरी चीज़ें हैं, लाइक सोसाइटी में जो प्रॉब्लम हैं, वो सारे सामने दिखाए जाते थे। चाहे वो वायलेंस हो, डेथ हो, पब्लिक करप्शन हो, पावर्टी हो, पीरियड्स हो, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स को निकाल कर उनके बारे में बताया जाता था, सो दैट ये चैलेंज कर पाते थे सोसाइटी के नॉर्म्स को। ठीक है, एक लाफ्टर के साथ साथ, भाई कॉमेडी है तो लाफ्टर के साथ साथ डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटल नॉर्म्स, कम्युनिटी, ये दिखाया जाता था डार्क कॉमेडी में। तो इसका पर्पस तब इतना अच्छा था व्हेन इट इमर्ज। ठीक है ना। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या होता है? ये डेवलप हुआ था यूरोप में, ठीक है, मेनली जर्मनी में, आप कहो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। ठीक है, इसमें क्या करते थे हम, जो हमारा ऑथर है, राइट, ये नेचुरलिज्म और रियलिज्म के अपोज में था, क्योंकि ये एक ऑथर के अंदर के, इनर के, जो उसके अंदर मन में चल रहा है, उसको तुम्हारे सामने लाता था। और हमेशा तुम्हें इसमें दिखेगा कुछ डिस्टॉर्शन है या प्रॉब्लम है। हेरी एप एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का। ठीक है, इसमें कैसे ये है एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, हेरी एप एज एन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, उसको जाकर देखो। एंड इसमें एक मेन कैरेक्टर जो होता है उसके थ्रू हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। ठीक है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्या होता है? ड्रामा ऑफ आइडिया वो प्ले होते हैं जिसमें आप ये देखोगे कि उसमें एक्शन इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा है? इतना एक्शन नहीं हो रहा है, इतना परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, जितना ज़्यादा क्या है उसमें डिस्कशन कर रहे हैं लोग आपस में। कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों? वो इस डिस्कशन के थ्रू आपके पास कोई ना कोई आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। और बहुत सारे सिंबल्स का भी इसमें यूज़ होता है। पोएटिक ड्रामा क्या होता है? जब आप ड्रामा में वर्ड्स को या पोएटिक लाइन्स को इंट्रोड्यूस करें, और ये इंट्रोड्यूस करने से एक फ़ायदा बहुत होता है कि जो करेक्टर्स होते हैं उसके, जिसे परफॉर्म करना है थिएटर में उस ड्रामा को, पोएटिक ड्रामा को, उनके लिए ईजी हो जाते थे इन डायलॉग्स को, ऐसे राइमिंग टाइप डायलॉग्स को लर्न करने में। अब ये कभी कभी पोएटिक ड्रामा आपके कैसे देखने को मिल सकते हैं? ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जिसमें मीटर होता है, ठीक है, एक ताल बैठती है लेकिन कोई राइम नहीं होता। लाइक राइमिंग सीम आपकी होती है ना, ए ए बी बी सी सी, ये सब, तो ये नहीं होता है। ठीक है, मीटर होता है। या फिर फ्री वर्स में हो सकता है। फ्री वर्स क्या है? जिसमें ना राइम है और ना ही कोई आपका मीटर बैठ रहा होगा। ठीक है, तो ये पोएटिक ड्रामा इसलिए आते थे, और ये यूजुअली क्या कन्वे करते थे? इमोशंस को। क्या कन्वे कर रहे हैं? लोगों के इमोशन को कन्वे कर रहे होते थे। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बहुत आपके शेक्सपियर के बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ड्रामाज हैं जिसमें तुम्हें देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल इसका हो जाता है मिडनाइट समर्स ड्रीम। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें ये प्रयोग किया गया है। अब एलिनेशन इफेक्ट क्या है? एलिनेशन इफेक्ट, इसको तुम वी इफेक्ट भी कहते हो, डिस्टेंसिंग इफेक्ट भी कहते हो, ठीक है, और डिफेमिनाइजेशन इफेक्ट भी कहते हो। तो ये सब ये है क्या, राइट? ये है जब तुम
एक एलिनेशन का मतलब सबसे पहले समझो कि अलग होना। एलियन कौन है? जो आपसे अलग है वो एलियन है, इससे तुमको बहुत ध्यान रहेगा। एलिनेशन का मतलब हो गया जो आपसे अलग है, मतलब आप जब एक कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है या जो ड्रामा हो रहा है, करेक्ट, जो रीडर्स हैं या फिर जो सामने देख रहे हैं उस ड्रामा को होते हुए थिएटर में, वो समझें ये बात कि वो इससे अलग है, राइट? वो उसमें घुस ना जाएं, बल्कि ये समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक ड्रामा जैसा हो रहा है। यहाँ पर आपको कोई वो नहीं दिखाई जा रही है जो रियल में किसी के साथ नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ ड्रामा और आप अलग रहें इससे। एलियन मतलब आप क्या रहें, इससे अलग रहें, इसमें इमोशनली ना घुसें। अब इमोशनल ना करना लोगों को, इमोशनल से हटाना लोगों को, उसमें इमोशनली इंग्रॉस ना करना, ये ऐसा क्यों किया जाता था भाई? ये सवाल उठता है। ये इसलिए किया जाता था सो दैट आप इमोशनल जब हो जाते हैं तो आप अपनी दिमाग को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, राइट? सो आप जब इमोशनल नहीं होंगे और इस बात को आप समझेंगे कि भाई ये एक चीज़ है जिस पे आपको थिंक करना चाहिए, जो वो प्रॉब्लम्स दिखाना चाह रहे हैं, जो वो बातें बताना चाह रहे हैं, जो कन्वे करना चाह रहे हैं, तुम उसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे, क्रिटिकली थिंक कर पाओगे, अपने माइंड का यूज़ कर पाओगे जब तुम उसमें इमोशनली अटैच नहीं होगे। वो प्रॉब्लम को लाकर सोसाइटी की चाहते हैं कि आप उसको समझें, उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, ना कि उसमें इमोशनल होकर रोए धोए। ओके, अब अगर उन्हें ऐसा करना है एलिनेशन इफेक्ट में कि तुमको दूर रखना है, राइट, तुम्हें इमोशनली इंगेज नहीं करना है, उसमें इंगेज नहीं करना है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं ऐसा कि भाई जब आप एक ही इंसान, एक ही करेक्टर, एक ही जो आदमी है वो बार बार 2-3 रोल्स प्ले कर रहा है, तो तुम उसको, वही बेचारे का रोल प्ले कर रहा है, मान लो वही मिनिस्टर का रोल भी कर रहा है, जो पीड़ित है उसका भी रोल वो कर रहा है, ऐसा अगर है तो तुम उसमें इमोशनली अटैच नहीं होगे, सिर्फ समझोगे कि हाँ एक ये ड्रामा है जो हमें कुछ बात सिखलाना चाहता है। ठीक, तो इस वजह से इस तरीके से ऐसी कुछ टेक्निक्स का वो यूज़ करते थे। ठीक, और बहुत सारी लाइटिंग रख देंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाएंगे कि हाँ ये एक थिएटर है, यहाँ पर एक ड्रामा परफॉर्म हो रहा है और ये आपको कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है, ना कि आपको इमोशनली उसके अंदर घुसाना चाहता है कि रियल लाइफ में हो रहा है, राइट? अब एग्रो इफेक्ट क्या होता है? एग्रो इफेक्ट ड्रामा में वो होता है जिसमें एग्रेशन, क्या रहेगा तुम्हारा, एग्रेशन दिखाया जाता है, और ये एडवर्ड बॉन्ड के द्वारा हुआ था स्टार्ट, एंड अप्रॉक्स उन्होंने 50 ड्रामास लिखे हैं इस ऐसे। ठीक है, द पोप वेडिंग वन ऑफ द मोस्ट स्टार्टिंग ड्रामा था, देन सेव्ड था, और फिर उसके बाद बहुत ड्रामा आते गए। और ये क्यों यूज़ होता है भाई? एग्रेशन, समझते हो? एग्रो इफेक्ट से तुरंत समझ में आना चाहिए, एग्रेशन है। एग्रेशन मतलब गुस्सा, बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा मार धाड़। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है भाई? आप ऐसा क्यों दिखाना चाह रहे हो? स्टेज पे मार धाड़ हो रही है, एग्रेशन, गुस्सा, ये सब क्यों? क्योंकि ये सच्चाई दिखा रहे थे उस टाइम की, ये लोगों के सामने थिएटर में सच्चाई लाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड सच्चाई क्यों लाना चाहते थे? बिकॉज वर्ल्ड वॉर्स के टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने जो चीज़ें देखी थी, जो रियलिटी में हो रहा था, वहाँ पर इतना मार धाड़ हो रहा था, बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा था, छोटे से छोटे बच्चों को, बूढ़ों को। ठीक है, तो इस वजह से और ये सब लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था, और लोग थिएटर देखने ज़रूर जाते हैं। सो एज अ एन्जॉयमेंट वो जब इसे देखेंगे तो वो रियलिटी फेस कर पाएंगे और इसके अगेंस्ट स्टैंड ले पाएंगे बड़ी तादाद में। ठीक, नाउ व्हाट इज़ हिस्ट्री प्ले? ठीक है, हिस्ट्री प्ले क्या होता है? हिस्ट्री प्ले ऑब्वियसली जिसमें आपकी हिस्ट्री के इवेंट्स और फिगर्स सारे यूज़ होंगे, हिस्ट्री के पीरियड्स की बात होगी, और पुरानी इसमें मेनली, अब ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो आप इसमें राजा, महाराजाओं, मोनार्क्स, इन सब की बातें ज़्यादा करोगे। लेकिन एक चीज़ है जो कॉमन इंसान इसमें देखता है, सीखता है, या उसके लिए होता है, दैट इज़ कि पुराना टाइम में क्या चीज़ें उनके टाइम पे रहीं, क्या गलतियाँ उन्होंने की, क्या चीज़ें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आपकी सोसाइटी में, या आज तक जो चल रहा है क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, और ऑल्सो कि उनकी मिस्टेक्स क्या थी, पुराने टाइम के लोगों की, मोनार्क्स की, किंग्स की, इन लोग की क्या मिस्टेक्स थी जो आज
आज के हमारे लीडर्स को या फिर ऑब्वियसली द पीपल जो उन्हें वोट करने जा रहे हैं या जो उन्हें चाह रहे हैं, वो भी इस चीज़ को समझें, उन मिस्टेक्स को रियलाइज़ करें कि हमें ऐसा लीडर नहीं चुनना है, और जो लीडर है वो भी समझे कि पुरानी गलतियां पास में हो चुकी हैं जिससे उसका डाउनफॉल हुआ था, एक किंग का, एक मुनाक का या किसी का भी, तो हमें वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। प्लस अपनी हिस्ट्री में जो भी अच्छा चीज़ें भी हुई हैं वो भी ग्लोरीफाई करते थे कुछ हिस्टोरिकल प्ले। एंड शेक्सपियर के बहुत से ऐसे प्ले हैं जिन्हें क्रोनॉनिकल प्ले हम कहते हैं, ठीक है। तो उनमें आपको ज़रूर ये देखने को मिलता है कि उन्होंने बहुत सारे किंग्स पे लिखी हैं हिस्ट्री प्लेस कहते हैं उन्हें, ये क्रॉनिकल पे कहते हैं। एंड देन इट इज़ उसके बाद बहुत से लोगों ने उनके बाद लिखी, एंड स्टार्टिंग में भी आपको कुछ हिस्ट्री प्लेस देखने को मिलते थे, ठीक। फिर क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, देखो तुम्हें बहुत ध्यान से नाम से समझना है। जैसे डार्क कॉमेडी में मैंने बता दिया, ब्लैक कॉमेडी मतलब डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी को एक ह्यूमरस कॉमेडी वे में दिखाना, ठीक। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा तुम समझ गए, जहाँ पर हम इंसान के इनर टर्मोइल्स को उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर के द्वारा एक्सप्रेस हो रहा है, और कैरेक्टर्स जो हैं उसके वो डिफरेंट आइडियाज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास्क की टेक्निक यूज़ होती थी क्योंकि आपका फोकस लोगों के ऊपर नहीं, आपका फोकस जो वो आइडिया ब्रिंग करना चाहते हैं उस पर होनी चाहिए। इसलिए ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ऑब्वियसली जो ड्रामा आइडियाज़ को कन्वे करना चाह रहा हो, और उसमें ऑब्वियसली आइडिया कन्वे होंगे तो क्या नहीं होगा, बताओ। आइडिया कन्वे होगा तो क्या नहीं होगा, तो फिर जो एक्शंस हैं, जो परफॉर्मेंस हैं, वो कॉस्ट्यूम पे ज़्यादा जोर देना ये सब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आइडिया पे ध्यान दिया जाएगा। लोग डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, बातचीत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। पोएटिक ड्रामा है ऑब्वियसली ऐसा ड्रामा जिसके अंदर पोएटिक या वर्स का फॉर्म का यूज़ हो रहा हो। अब ये यूज़ होगा तो ब्लैंक वर्स हो सकता है या फिर फ्री वर्स हो सकता है, ठीक। देन तुम्हारा हो जाता है एलिनेशन इफेक्ट, जिसमें एलियन क्या होता है, जो अलग करना, अपने आप को, कैरेक्टर्स को और ड्रामा को लोगों से अलग करना। क्यों? क्योंकि उनका इमोशनल हमें रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हमें इमोशन नहीं करना है, हमें उनको अपने माइंड से सोचने का वो देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत सारी लाइटिंग का यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स बहुत तड़के भड़के यूज़ कर लेंगे हम, है ना। हम सेम इंसान को 2-3 कैरेक्टर दे देंगे। ज़्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व मत होइए, बल्कि चीज़ों को सोचिए, समझिए, और ये ड्रामा है जो आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, ये समझो, ठीक। फिर एग्रो इफेक्ट तुम्हारा हो गया। एग्रो इफेक्ट क्या होगा, एग्रो से तुम्हें तुरंत समझ में आ रहा है, एग्रेशन की बात हो रही है। एग्रेशन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो एग्रेशन हो रहा था वो बॉन्ड लाना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, स्टार्ट किया था। एंड देन बहुत सारे ऐसे प्लेस आए जो रियलिटी ऑफ लाइफ को, वायलेंस को, जो लोग मारने धारने के लिए तैयार रहते हैं, को उस सबको सामने लाना चाहते थे। देन हिस्ट्री प्ले, ऑब्वियसली जो हिस्ट्री के बारे में बात करा है, क्यों आप जानो उसको, हिस्ट्री में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उससे कुछ मिस्टेक्स से सीखो, और क्या अच्छा हुआ है उससे भी सीखो, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है, क्लोजेड ड्रामा क्या होता है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है तुम बताओ। क्लोजेड का मतलब समझो कि बंद, है ना। पहले शब्द से हम मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, और जब ऐसे करोगे तो तुम्हें जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड सुनते ही तुम्हें उसका पूरा मीनिंग, अच्छा इसका ये आंसर होगा, अच्छा ये इसका आंसर होगा, तुम तुरंत खुद ही निकाल लोगे, ठीक है। क्लोजेड ड्रामा वो होता है जो ऑब्वियसली क्लोज से मतलब समझो अकेले में रीड करने वाला ड्रामा, ठीक। क्लोजेड ड्रामा अकेले में रीड करने वाला है ड्रामा, या आपके कुछ पर्टिकुलर फ्रेंड्स का ग्रुप हो या पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल ग्रुप हो, जैसे लोग आजकल कॉलेजेस में नहीं ग्रुप बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप का छोटा सा बना लिया अपना, उसमें डिस्कशंस करते हैं रेगुलरली। तो वैसे ग्रुप में आप अपने ये पढ़ के वहाँ पर व्यक्त कर पाओ अपने, क्या आपने उसके बारे में सोचा, क्या उन इश्यूज़ के बारे में सोचा, डिस्कस कर पाओ, या आप अकेले में इन्हें पढ़ पाओ। ये क्लोजेड ड्रामा, अच्छा तुम सोचो कि ऐसे ड्रामा क्यों होते थे, और इन ड्रामा को ना परफॉर्म नहीं किया जाता था। अब ऐसे ड्रामा क्यों हुए भाई जिन्हें परफॉर्म ही नहीं किया जाता था, सिर्फ पढ़ने के लिए ही बनाया जाता था? वो इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे राइटर्स थे जो अपने आप को किससे बचाना चाहते थे, डेफिनेटली वो नहीं चाहते थे कि उनकी सेंसरशिप हो। सेंसरशिप क्या होती है, अभी भी आपकी कोई भी मूवी आ रही है, कोई भी ड्रामा आ रहा है, कुछ भी पब्लिश हो रहा है, उससे पहले वो सेंसरशिप कंट्रोल के पास जाता है, जिसमें पता चलता है, वो देखते हैं, जांचते परखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो सही जा रही हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियसली लीड कर रही है तो वो बिल्कुल उसका फुल कंट्रोल होगा उस सब चीज़ों पर, और वो अपने अगेंस्ट कुछ भी आने तो नहीं देगा, है ना। जो भी पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है, क्या कोई नेता, क्या कोई भी इंसान अपने
अगेंस्ट कुछ सेंसरशिप में रोकेगा नहीं, क्या आने नहीं देगा ना, ऑब्वियसली नहीं आने देगा वो ऐसी चीज़ें जो उसके अगेंस्ट में हैं, ठीक है। तो उस सब से बचने के लिए ये होता था, जब वो इतना सेंसरशिप से बच जाते थे। अगर ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ उसे लिखने के पर्पज से करा है और प्ले नहीं हुआ, तो वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। एंड बहुत सी विमेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्लोजेट ड्रामा, क्योंकि जब स्टार्टिंग के समय पे आपको विमेन राइटिंग कम मिलेगी, तब क्या था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था कि पता ही नहीं चलेगा इतने ज़्यादा लोगों को, प्लस वो अपने आइडियाज़ जो वो सोचती हैं, जो वो प्रॉब्लम्स देखती हैं, वो उनको ईजिली कन्वे कर सकती हैं। अच्छा, अब ये क्लोजेट ड्रामा क्योंकि परफॉर्म नहीं कराना है, तो एक बढ़िया बात यह है कि भाई आपको उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ा चढ़ा के जैसे डायलॉग्स होते हैं जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ एकदम, वैसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक। क्योंकि ऑब्वियसली उसे परफॉर्म तो करवाना नहीं है, वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए, वो भी एकांत में या फिर छोटे से ग्रुप में। ना कर्टन रेजर 1 एक्ट प्ले। कर्टन रेजर मतलब समझते हो, कर्टन है, कर्टन क्या होता है, पर्दा, उसको रेज करना, खोलना। तो यूजुअली ये क्या होते हैं, वो प्ले होते हैं जो किसी बड़े प्ले से या किसी चीज़ के पहले ही परफॉर्म करा दिए जाते हैं। मान लो बाकी एक्टर्स प्ले के तब तक तैयार हो रहे हैं, तो उनसे पहले ये प्ले परफॉर्म कराए दिए जाते हैं। जो बड़ा प्ले है उससे पहले हमने छोटे वाले इस 1 एक्ट प्ले या कर्टन रेजर प्ले को परफॉर्म करा दिया। अब 1 एक्ट प्ले इसको क्यों कहते हैं, कर्टन रेजर क्यों कहते हैं, समझ गए कि कर्टन रेजर होते हैं आप स्टार्ट कर रहे हो। इसे 1 एक्ट प्ले इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एक ही एक्ट का प्ले होता है। अब एक एक्ट का प्ले होगा तो सिंपल सी बात है भाई, करेक्टर्स बहुत ही छोटे होंगे, क्या फीचर्स होंगे उसमें खुद दिमाग लगाओ। करेक्टर्स बहुत ही कम होंगे, अब करेक्टर्स कम होंगे, डायलॉग्स कम होंगे, एक ही एक्ट है, तो फिर हम मिनिमम से मिनिमम में मिनिमलिस्टिक, ठीक है, कैसा रहेगा, मिनिमलिस्टिक रहेगा, बिकॉज हम उसमें मिनिमम से मिनिमम में क्या चाहेंगे कि हम एक ग्रेटर आइडिया कन्वे कर दें। इसमें अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और लोग ईगर रहते हैं फटाक से आंसर जानने के लिए। और बात अच्छी ये है कि आपको फटाक से आंसर आपका मिल भी जाता है, बिकॉज ये छोटा सा प्ले है, तो जैसे क्वेश्चन रेज किया, थोड़ा सा परफॉर्मेंस हुई एंड देन ऑब्वियसली आपको आंसर मिल गया। गॉट इट। देखो वर्ड से आप याद करते जाओ इसको, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड आया कि इसके फीचर क्या है, कि इसमें होता क्या है, कि ये स्टार्ट कैसा हुआ, तो आप आराम से कर ले जाओगे। एजिट प्रॉप, ये क्या होता है, एजिट प्रॉप ये किससे बनाया गया है आपका, जब एक ये कॉम्बिनेशन है किसका, एजिटेशन, वही गुस्सा, और प्रोपोगैंडा से, ठीक है। तो इसमें अब जहाँ प्रोपोगैंडा वर्ड समझ लो, एजिट प्रॉप, एजिट एजिटेशन, प्रॉप से प्रोपोगैंडा, एजिट से एजिटेशन, प्रॉप से प्रोपोगैंडा, याद रखना है। तो भाई जैसे ही प्रोपोगैंडा वर्क तुम सुन लो, एजिटेशन तो हो गया, गुस्सा हो गया, ये वो, और फिर प्रोपोगैंडा सुन लो, तो तुम्हारे मन में पहला आना चाहिए कि पॉलिटिक्स, क्या आना चाहिए, पॉलिटिक्स। बस तुम्हें ये पूरा समझ में आ गया, समझो क्यों आ गया, बिकॉज इसमें हम मेनली पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है, इसमें हम मेनली पॉलिटिकल की बातें करते हैं, और इनमें ऐसे एड्रेस किन चीज़ों को किया जाता है बताओ। अब जब पॉलिटिकल बातें होंगी, आप पॉलिटिकली मान लो किसी को क्रिटिक कर रहे हो या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो आप क्या चैलेंज करोगे। जब मैं किसी जो पर्टिकुलर पार्टी है उसके बारे में बोलना चाह रही हूँ, क्या मैं एड्रेस करूँगी कि आपके हेल्थ केयर्स कैसे हैं, कि आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है। जो भी ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारी कंट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करते हैं, क्या क्या हो गए भाई, वो लिटरेसी रेट हो गया तुम्हारा, वो सेक्स रेशियो हो गया तुम्हारा, वो तुम्हारा हेल्थ केयर हो गया, फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस सब पे बातें होंगी और ऐसे करेक्टर्स के थ्रू पोर्ट्रे होगा जिससे आप उन प्रॉब्लम्स को समझ पाओ और उन आइडियोलॉजीज़ को, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको कन्फ्रंट कर पाओ और उनको क्वेश्चन उठा पाओ उन पर, ठीक है। वेरी सिंपल, समझ में आ गया। एजिट मतलब एजिटेशन, प्रोपोगैंडा प्रॉप से, और भाई प्रोपोगैंडा है तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है तो क्या क्या है समझ गए। यस। थिएटर ऑफ क्रूएलिटी क्या है, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी किसने ये वर्ड किसने कॉइन किया है, एंटोनिन एट्राउड ने, एंड इन्होंने ही स्टार्ट किया है। ये क्या करता है, क्रूअल्टी। अब तुमने जैसे ही पढ़ा क्रूएलिटी, तुम्हारे मन में तुरंत आ जाना चाहिए क्रूएलिटी क्या होगी, बताओ भाई। जब तुम्हारे ऊपर कोई फिजिकल वो हो रहा है, कोई वायलेंस हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इमोशनली तुमको
मतलब जो भी देख रहा है उसको उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच ले। वो हो गया थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो सिंपल ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ ड्रामा होता था उससे अलग इसमें बहुत ज़्यादा वही सब है कि जो क्रूअल चीज़ें हैं उनको तुम्हारे में दिखाया जाएगा बहुत ज़्यादा ना। एक अच्छा तुमने एक पढ़ा था जिसमें फिजिकल पे हम इतना ध्यान नहीं देंगे, वो कौन सा था? ड्रामा ऑफ आइडियाज़। फिजिकल परफॉर्मेंस पे हम उसमें ध्यान नहीं देंगे, कॉस्ट्यूम्स पे इतना ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान किस पे दे रहे हैं? उस पर, आइडियाज़ पे। लेकिन ये बिल्कुल उसका उल्टा है। थिएटर ऑफ क्रूएलिटी किस पे ध्यान दे रहा है कि हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस, हमारे एक्शंस कैसे होंगे, इस पे ज़्यादा ध्यान हो रहा है क्रूएलिटी थिएटर पे। और ये जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे थिएटर को, उसको बिल्कुल क्या कर रहा है? बिल्कुल अलग कर रहा है। क्योंकि यूजुअली थिएटर में क्या होता था, इतनी ज़्यादा फिजिकल परफॉर्मेंस और इतना ज़्यादा वैसे या वायलेंस या ये सब चीज़ें आप इतना नहीं दिखाओगे, और इसमें दिखाए जाते थे। डीप डीप इमोशंस आपके दिखाए जाएंगे करेक्टर के, सब कुछ, ठीक ना। पुअर थिएटर क्या है? पुअर थिएटर है तुम्हारा जिसका नाम ऑब्वियसली डेवलप हुआ था बाय जेर्जी ग्रोटवस्की। अब इन्होंने क्या किया था, पुअर थिएटर का मतलब समझो, जितने भी नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पुअर से समझ लो कि वो गरीब है, ठीक। सो क्या होगा, जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, साज सज्जा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम, ये सब चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे समझिए, ये सिर्फ समझना है, ओके। तो इसे तुम्हें समझना है कि ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती थी। जब क्या है पुअर थिएटर, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं होंगी कि बढ़िया बड़े कॉस्ट्यूम्स हैं, खूब लाइटनिंग वैसी, नो। इसमें चीज़ें क्या रखी जा रही हैं, आपका मिनिमलिस्टिक रखी जा रही हैं, सिंपल रखी जा रही हैं, और एक्टर सेंट्रिक है ये, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव है ये। कैसा कर रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाएगा। जो इसे देखेगा, जो भी उसे देखेगा, वो डायरेक्टली रिलेट कर पाएगा, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, तुरंत ही ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? आप किसी इश्यू को पहले नहीं समझते थे, अब आप उसे समझोगे और ट्रांसफॉर्म हो जाओगे कि हाँ, मैं कुछ बदलाव ला कर रहूँगा। अब तुम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो पिक्चर देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है कि हाँ, मैं कुछ बदलाव ला कर रहूँगा। अब वो तुम्हें बहुत डांस करके, बहुत सब कुछ करके नहीं दिखा रहे। मान लो कोई स्पीकर आया टेक्स्ट पे, उसने बात की, और उसकी बातों से द वे दे टॉक्ड, और उसने कोई ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं पहन के आया था, कोई वो नहीं किया था, बट उसने जिस तरह से बात की, जिस तरह से समझाया गया, आपने उससे समझा कि हाँ, अब मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, मैं जो भी चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना नहीं करूँगा, ये सब नहीं करूँगा, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो सिंपली वे में डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं, और डायरेक्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं अपना ऑडियंस में। ये नॉन वेस्टर्न परफॉर्मेंसेस में ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। पुअर थिएटर का मतलब बिल्कुल नाम से समझ में आ जाएगा, यस आ जाएगा। 13 इन योर फेस थिएटर, इन योर फेस। आपका पुअर थिएटर में भी ये है कि डायरेक्ट आपसे ही बात हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ऑडियंस से नहीं है। और इन योर फेस थिएटर में भी यही है कि हम आपसे बहुत ज़्यादा ऐसा दूर रहकर बात नहीं करेंगे, हम आपसे कैसी बात करेंगे, डायरेक्टली आपसे ही हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस स्टेज के बीच में और ऑडियंस जहाँ बैठे हैं उसके बीच में इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हम आपके सामने आकर आपसे बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, आपको डायरेक्ट कन्फ्रंट करेंगे, ठीक है, इन योर फेस, तुम्हारे मुंह पे बात करेंगे। समझ गए, तुम्हारे मुंह पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी ऐसे मैटर्स हैं जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं, वो बात करने आए हैं हम, और अपने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस लेकर आए हैं, और डायरेक्टली हम बात करेंगे, कोई भी ऐसा दांत दिखावा नहीं करेंगे। एंड ये एक ब्रिटिश क्रिटिक थे, ठीक है, थिएटर क्रिटिक थे, एलेक्स सीर्स। इन्होंने ये लाया था, और ये यूके में सबसे पहले तुम्हारा इमर्ज हुआ था, किसमें, 1990s में। ये सारे वैसी चीज़ें जो भी तुम्हारे ट्रेडिशनल नॉर्म हैं, टैबोज़ हैं कि हाँ, इन पे बात नहीं होगी, टैबूज़ क्या है, जिन चीज़ों पे उतनी बात नहीं होती, जिनको हम मान चुके हैं कि ये ऐसे ही किया जाएगा, राइट, पर्टिकुलर नॉर्म्स, उन पर हम जब बात करते हैं उन टैबू को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इन योर फेस थिएटर, तुम्हारे मुंह पे बात होगी, राइट, और इतना ज़्यादा ऑडियंस से डायरेक्ट बात होगी, हम डायरेक्ट ऑडियंस को कन्फ्रंट करेंगे, उनको फेस करेंगे। सो इट इज़ इन योर फेस थिएटर, आकर उनके सामने उन्हीं से एक तरह से आप बात कर रहे हो। आई होप दिस होल ऑफ द drama or the theater is confirmed and it's clear to all of you.
अगर क्लियर है और नाम से मैंने तुम्हें समझा दिया, प्लस ये स्टार्टिंग के तो पूरे रिवाइज भी करा दिए 2-2 बार, राइट? तो अगर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया है, सो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। और हम बाद में इसके एमसीक्यूज भी कर लेंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें जो भी इससे रिलेटेड और कुछ आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।